गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 202 यूनिट 1 का आर्टिकल 4.8 सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स स्टार्ट करेंगे। नाउ आपको थर्मोडाइनमिक्स के 4 लॉज याद होंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स और एक था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अब आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज समथिंग लाइक दिस, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। कुछ ऐसा आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स simply tells that whatever work is obtained an equivalent amount of heat is used up। तो आपको इस इक्वेशन से पता क्या चलता है कि जितना भी कुछ भी आपको अगर वर्क ऑब्टेन हो तो उतनी ही सामने इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हीट भी यूज अप होती है। तो वर्क करने के लिए हीट यूज अप होती है, या फिर हीट यूज अप हो रही हो मतलब वर्क डन हुआ है, और वाइस वर्सा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है, वर्क डन करने के लिए हीट यूज अप होती है, बट इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द डायरेक्शन इन विच चेंज माइट अकर और अबाउट द रेंज और लिमिट टू विच इट कैन बी पॉसिबल। पर ये सिर्फ बताता है कि हीट ट्रांसफ़र होती है, कहीं भी वर्क डन हो तो हीट ट्रांसफ़र होती है। इतना ही आपको इक्वेशन से पता चल रहा है। आपको इक्वेशन से ये नहीं पता चल रहा कि हीट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ये आपको पता नहीं चल रहा। द फर्स्ट लॉ हैज़ नो आंसर वाई हीट फ्लोज फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू बॉडी एट लोअर टेम्परेचर एंड डज नॉट फ्लो इन रिवर्स डायरेक्शन। अब आपको इस इक्वेशन से, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, उससे ये पता नहीं चल रहा कि क्यों हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर फ्लो करती है। आपको ये तो बेसिक पता है कि हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर ही फ्लो करती है। जे वस्तु વધારે ગરમ હોય, જેનું વધારે ટેમ્પરેચર હોય એનાથી ઓછું ટેમ્પરેચર, લોઅર ટેમ્પરેચર, ઓછી ગરમ વસ્તુ હોય એ જ ડાયરેક્શનમાં હીટ ટ્રાન્સફર થાય। પણ એ તમે આ એક ઇક્વેશન જોઈને કે ફર્સ્ટ ઓફ થર્મોડાયનેમિક્સથી નહીં સમજી શકો। हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर कभी हीट जाते हुए देखा है नहीं। तो अब ये तो फैक्ट है, पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स स्टडी करेंगे। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के कुछ स्टेटमेंट्स हैं। एक है लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट। Lord Kelvin statement says that it's impossible to get continuous supply of work from a body by cooling it to temperature lower than that of its surroundings। फिर ये एक है प्लैंक्स स्टेटमेंट्स। ये सारे के सारे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के स्टेटमेंट हैं। लॉर्ड केल्विन प्लैंक और क्लॉसियस। तो प्लैंक का स्टेटमेंट है ये, it's impossible to construct an engine which working in a complete cycle will produce no effect other than raising of weight and cooling of heat reservoir। फिर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। अब केल्विन और प्लैंक के स्टेटमेंट को कंबाइन कर दो तो आपका केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बनेगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का। Kelvin Planck statements, it is impossible to construct an engine which operating in a cycle has a sole effect of extracting heat from a reservoir and performing an equivalent amount of work। चौथी है क्लॉसियस स्टेटमेंट। अब आप क्लॉसियस स्टेटमेंट रीड करोगे तो आपको सेकेंड ऑफ थर्मोडाइनमिक्स समझ आ जाएगी। According to Clausius, it's impossible to obtain a self-acting machine working in a cyclic process unaided by external agency to transfer heat from lower body to heat from a body at lower temperature to a body at higher temperature। In
other word, it states that heat can flow of itself, heat cannot flow of itself from colder to hotter body. अब आपके पास सेकेंड ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के 4 स्टेटमेंट हैं, 1, 2, 3 और 4 स्टेटमेंट्स हैं आपके पास, ठीक है। तो अब ये चारों 4 स्टेटमेंट्स हैं। इन चारों स्टेटमेंट का बेसिक मतलब क्या है? बेसिक मतलब ये है कि हीट खुद ब खुद लोअर टेम्परेचर से या कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में, लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी से हायर टेम्परेचर वाली बॉडी में खुद ब खुद हीट नहीं जाएगी, जा ही नहीं सकती। हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर ही फ्लो करेगी खुद ब खुद। अगर आप कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में हीट ले जानी है तो बाहर से आपको वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंसी से। विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी खुद ब खुद हीट कोल्डर से हॉटर बॉडी में तो नहीं जाएगी। नाउ we have other theorem called कार्नोट्स थ्योरम। कार्नोट्स थ्योरम क्या कहती है? कार्नोट्स थ्योरम कहती है, कार्नोट्स थ्योरम के 2 स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज नो इंजन कैन बी more efficient than a perfectly reversible engine working between the same 2 temperatures। अब ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या है? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, एक वर्ड होता है रिवर्सिबल और एक है इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल मतलब जिस चीज़ को आप, जिस प्रोसेस को आप रिवर्स कर सको वापस। मैंने कोई प्रोसेस किया जिसमें स्टेट ए से स्टेट बी में मेरी सिस्टम गई, तो रिवर्सिबल प्रोसेस तब होगा जब आप ए से बी गया उसके बाद बी से ए वापस ले आ पाओ, तो वो रिवर्सिबल होगा। अगर मेरा सिस्टम ए से बी गया और बी से आप ए वापस ना ले आ पाओ, तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप एक एग्ज़ाम्पल लो, आप खिचड़ी बनाने के लिए चावल और मूंग मिक्स करते हो, ठीक है। अब आपने मिक्स कर दिया, उसके बाद आप उस मिक्सचर में से चावल और मूंग अलग अलग कर सकते हो, विच मीन्स कि आप प्रोसेस को रिवर्स कर दिया। पहले क्या था, चावल और मूंग अलग अलग थे, आपने बाद में क्या किया, प्रोसेस में उसको मिक्स कर दिया दोनों को। अब आप चावल और मूंग को वापस अलग अलग कर सकते हो, विच मीन्स ये रिवर्सिबल हुआ, वापस आप इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हो। लेकिन आप जब आटा गूंथते हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो एक बार आपने आटे में पानी डाल दिया, ठीक है, तो फिर उसके बाद आप इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते। अब आप पानी और आटा अलग नहीं कर सकते, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ। तो समझ आया, रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब कि जो हम वापस उल्टी डायरेक्शन में कर सकें, जो किया था जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं से हम वहीं पे वापस आ सके, वो रिवर्स हो सके। इरिवर्सिबल मतलब जो रिवर्स ना हो सके, जिस स्टेट से हमने स्टार्ट किया था उस स्टेट पे हम वापस ना आ सके। नाउ नो ही इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट देन अ परफेक्टली रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन सेम 2 टेम्परेचर्स। तो एक रिवर्सिबल इंजन ले लो और उसकी कोई एफिशिएंसी है, ठीक है, तो इस रिवर्सिबल इंजन से ज़्यादा एफिशिएंसी वाला कोई भी इंजन नहीं होता। अगर आपके पास एक रिवर्सिबल इंजन है वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर T2 एंड T1, उसकी एफिशिएंसी है ईटा, ये आपका है रिवर्सिबल इंजन। आपका एक ले लो इरिवर्सिबल इंजन, जो कि सेम टेम्परेचर T2 और T1 के बीच काम कर रहा है, तो इसकी आप ले लो एफिशिएंसी ईटा डैश। तो क्या होगा,
ईटा डैश जो है इरिवर्सिबल, वो रिवर्सिबल से हमेशा कम ही होगी। तो ये कहना चाहता है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट। ये हम प्रूव करेंगे फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है? एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन टू सेम टू टेम्परेचर इज सेम वॉट एवर द वर्किंग सब्सटेंस। अब आपके पास दो रिवर्सिबल इंजन्स है, R1 और R2, ठीक है। अब दोनों सेम टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, R1 भी T2 और T1 पे, R1 और R2 भी T2 और T1 पे। तो इसकी एफिशिएंसी अगर ईटा है तो दूसरे की एफिशिएंसी भी ईटा होगी। अगर ऐसे ही अगर R3 एक रिवर्सिबल इंजन है और T2 और T1 के बीच काम कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी भी ईटा होगी। मतलब सारे रिवर्सिबल इंजन जो सेम टेम्परेचर के बीच काम कर रहे हैं उन सब की एफिशिएंसी सेम होगी। अब अब आपने लास्ट लेक्चर में देखा एफिशिएंसी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। मतलब अगर टेम्परेचर ही सेम है, सेम टेम्परेचर पे ही काम कर रहा है तो ईटा तो सेम ही होगा। ये है कार्नोट थ्योरम के स्टेटमेंट। नाउ प्रूफ। To prove the first part of theorem, we consider two heat engines R and I. टू इंजन्स R और I। अब पहला पार्ट आपका जो फर्स्ट पार्ट है थियरम का कि रिवर्सिबल इंजन, एक आपने रिवर्सिबल इंजन लिया, उसकी जो एफिशिएंसी है उससे आपका इरिवर्सिबल इंजन का ही एफिशिएंसी तो कम ही होगा। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है। ईटा डैश क्या है? रिवर्सिबल इंजन। ईटा डैश है इरिवर्सिबल इंजन का और ईटा है रिवर्सिबल इंजन का। तो हमें प्रूव करना है ये कि ईटा डैश इज लेस देन ईटा। मतलब कि रिवर्सिबल इंजन का इरिवर्सिबल से हमेशा ज़्यादा ही होगा, इरिवर्सिबल का कम होगा, इरिवर्सिबल का एफिशिएंसी रिवर्सिबल से कम होगा। ये हमें प्रूव करना है। अब हम क्या करते हैं, हमें प्रूव क्या करना है? देखो, हमें प्रूव ये करना है कि इरिवर्सिबल जो है वो रिवर्सिबल से कम है, या फिर ये ले लो, इरिवर्सिबल के लिए I लिखो और इसके लिए R लिखो तो ज़्यादा आपको दिमाग में आएगा। हमें प्रूव करना है कि एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इज ऑलवेज लेस देन एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल। ये स्टेटमेंट कहीं पे आप लिख लेना, ठीक है। अब ये चीज़ सही है, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे पता है? हम अज्यूम करेंगे, देखो हमें प्रूव क्या करना है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट। तो हम अज्यूम करेंगे एक ऐसा इंजन जिसमें एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इज मोर देन रिवर्सिबल। हम ऐसी सिचुएशन अज्यूम करेंगे। अज्यूम करने के बाद हम ये प्रूव करेंगे कि ऐसी सिचुएशन हो ही नहीं सकती। अगर I मोर देन एफिशिएंसी ऑफ I मोर देन एफिशिएंसी ऑफ R नहीं हो सकता, इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ I हैज़ टू बी लेस देन एफिशिएंसी ऑफ R, राइट। तो हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे। आप सपोज करो कि दो आपके पास इंजन है, एक है आपका I और एक है आपके पास R, ठीक है। अब सपोज करो कि I इज मोर एफिशिएंट देन R, मतलब कि इरिवर्सिबल इंजन रिवर्सिबल से ज़्यादा एफिशिएंट है, इस तरह से ये, ठीक है। अब आपको एफिशिएंसी का तो पता ही है Q1 माइनस Q2 बाय Q1। तो
ये किसका था, ये ओके। अब सपोज करो कि आपका रिवर्सिबल इंजन है वो सोर्स से Q1 डैश लेता है और सिंक को Q2 डैश रिजेक्ट करता है, और आपका तो इसकी अच्छा आपका इरिवर्सिबल इंजन, तो आपकी एफिशिएंसी कैसी हो जाएगी, Q1 डैश माइनस Q2 डैश बाय Q1 डैश। और सपोज करो कि आपका ये जो रिवर्सिबल इंजन है वो Q1 एब्जॉर्ब करता है और Q2 रिजेक्ट करता है सोर्स सिंक को, तो आपकी इसकी R की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, Q1 माइनस Q2 बाय Q1। ठीक है, अब हमने सपोज क्या किया था, Ni मोर एफिशिएंसी ऑफ I इज मोर देन एफिशिएंसी ऑफ R, ये हमने सपोज किया था। तो इसकी जगह पे हम ये लिख देते हैं और इसकी जगह पे हम ये लिख देते हैं, तो दिस इज मोर देन दिस। तो ये देखो ये आया। अब अगर हमारा इंजन Q1 जितनी हीट Q1 डैश जितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और Q2 डैश जितनी हीट रिजेक्ट कर रहा है, तो वर्क डन कितना होगा, Q1 डैश माइनस Q2 डैश। ये हमने पहले के लेक्चर्स में किया हुआ है। वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन कितना होता है कि जितना एब्जॉर्ब करे माइनस जितना रिजेक्ट करे। वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो ये Q1 डैश माइनस Q2 डैश वर्क डन होगा। उसी तरह से Q1 माइनस Q2 भी वर्क डन होगा। अब ये वर्क और ये ले लो वर्क, दोनों वर्क हैं। अब इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करो, W बाई Q1 डैश इज मोर देन W बाई Q1, तो आप ये लिख सकते हो दैट Q1 डैश इज लेस देन Q1। इस इक्वेशन में से मतलब Q1 इज मोर देन Q1 डैश। ठीक है, बट अब ये W क्या है, ओके। अब वर्क डन, इस केस में वर्क डन क्या है, Q1 डैश माइनस Q2 डैश। इस केस में वर्क डन क्या है, Q1 माइनस Q2। तो दोनों में वर्क डन W है, इन दोनों को आप इक्वेट कर सकते हो, मतलब Q1 डैश माइनस Q2 डैश इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। यही मैंने लिखा है यहाँ पे कि Q1 डैश माइनस Q2 डैश इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। अब Q2 को आप इस तरफ ले आइए और Q1 डैश को इस तरफ ले जाइए, तो Q2 माइनस Q2 डैश इज इक्वल टू Q1 माइनस Q1 डैश। अब आपने देखा कि Q1 इज मोर देन Q1 डैश, मतलब कि ये इसमें देखो Q1 इज मोर देन Q1 डैश, तो Q1 माइनस Q1 डैश पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब इधर देखो, तो Q2 माइनस Q1 माइनस Q1 डैश इज पॉजिटिव, समझ आया, तो Q1 माइनस Q1 डैश भी पॉजिटिव होगी। अब Q2 माइनस Q2 डैश पॉजिटिव है, इसका मतलब Q2 इज मोर देन Q2 डैश। अब now suppose two engines are coupled together so that I drives are backwards, and suppose they use the same source and sink, then the combination forms
A self-acting machine in which I supplies external work and R absorbs this amount of work in its reversible cycle. अब आप I और R दोनों को कपल कर दो, मतलब कनेक्ट कर दो। ये है आपका I और ये आपका R। अब आप उन दोनों को कनेक्ट कर दो। अब इन दोनों को कनेक्ट करो और उसके बाद लेट irreversible engine I drive the reversible engine in backward direction। मतलब क्या कि irreversible engine जो वर्क करेगा वो रिवर्सिबल इंजन एक्सेप्ट करेगा। मतलब क्या, रिवर्सिबल इंजन को आप बैकवर्ड डायरेक्शन में चलाओ। बैकवर्ड डायरेक्शन में मतलब नॉर्मल इंजन कैसे चलता है, दैट सोर्स में से आप हीट लो और सिंक को हीट दो, वापस दे दो। पर हम अभी अज्यूम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि R इज़ गोइंग बैकवर्ड, मतलब सिंक से वो हीट ले रहा है और सोर्स को हीट दे रहा है, मतलब रेफ्रिजरेटर की तरह काम कर रहा है। अगर रेफ्रिजरेटर की तरह हमारा इंजन काम कर रहा है मतलब वर्क करेगा नहीं, वर्क इज़ नॉट डन बाय इट, वर्क करेगा नहीं, उसके ऊपर वर्क होगा। देखो रेफ्रिजरेटर के केस में देखो वर्क उसके ऊपर हो रहा है। देखो सिंक से लिया और सोर्स को वापस दिया, ये रेफ्रिजरेटर का केस हुआ। देखो तो, और ये नॉर्मली ये हीट इंजन है, तो देखो आई हमारा नॉर्मली हीट इंजन की तरह काम करेगा, आई हमारा नॉर्मली हीट इंजन की तरह काम करेगा और उस हीट इंजन में जो वर्क निकलेगा वो उस वर्क से क्या होगा, उस वर्क से हमारा रेफ्रिजरेटर आर जो रेफ्रिजरेटर की तरह काम कर रहा है वो ड्राइव होगा। नाउ नेट रिजल्ट ऑफ कंप्लीट साइकिल ऑफ कपल्ड इंजन इज गिवन बाय, अब गेन ऑफ हीट बाय द सोर्स, अब इन दोनों प्रोसेस में सोर्स कितना हीट गेन कर रही है, सोर्स के पास कितनी हीट आ रही है, सोर्स के पास हीट आ रही है Q1 और सोर्स में से हीट जा कितनी रही है Q1 डैश, तो जा रही है इसलिए माइनस Q1 डैश। तो नेट गेन मतलब सोर्स के पास टोटल कितनी एनर्जी हीट आ रही है Q1 माइनस Q1 डैश। तो गेन ऑफ हीट इज Q1 माइनस Q1 डैश और लॉस ऑफ हीट बाय द सिंक मतलब हमारा जो ये सिंक है वो कितनी हीट लूज़ कर रहा है, कितनी हीट निकाल रहा है। तो देखो सिंक हमारा Q2 एनर्जी निकाल रहा है यहाँ से, ठीक है, और Q2 निकाल रहा है और कितनी आ रही है उसके अंदर Q2 डैश, तो Q2 डैश को मैं माइनस करूँगी क्योंकि मुझे देखना है कि सिंक में से कितनी निकल रही है। तो सिंक में से हीट निकल रही है Q2 माइनस Q2 डैश। लॉस ऑफ हीट बाय सिंक Q2 माइनस Q2 डैश। Now एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द सिस्टम इज, वर्क डन क्या है, वर्क डन इज हीट गेन माइनस हीट लॉस। ऑब्वियसली ये आपको पता है, हीट गेन कितना है Q1 माइनस Q1 डैश, हीट लॉस कितना है Q2 माइनस Q2 डैश। तो द एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द सिस्टम विल बी कितना होगा
देखो Q1 माइनस Q2 डैश और Q2 माइनस Q2 डैश, देखो Q1 माइनस Q2 डैश इज इक्वल टू Q2 माइनस Q2 डैश है। ये दोनों इक्वल है, Q1 माइनस Q1 डैश और Q2 माइनस Q2 डैश। तो अगर इन दोनों को आप माइनस करोगे तो आपको आंसर आएगा 0। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 0। मतलब कि आप बाहर से कोई भी वर्क ना करो, एक्सटर्नली आप कोई भी वर्क ना करो, फिर भी आपको, आप देखो एक्सटर्नली आप कोई वर्क कर नहीं रहे हो उसके ऊपर, खुद ब खुद ये मशीन चल रहा है, मशीन खुद ब खुद चल रहा है ना, क्योंकि एक्सटर्नल वर्क इज़ 0, बाहर से कोई वर्क नहीं कर रहे, ये खुद ब खुद मशीन चल रहा है। और इस मशीन में हो क्या रहा है, देखो सिंक जो है वो लोअर टेम्परेचर पे है, सोर्स हायर टेम्परेचर पे, और हीट इस वाले मशीन में हीट लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ जा रही है। और हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है कि हीट कैन नॉट फ्लो इटसेल्फ फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर बॉडी, मतलब खुद ब खुद कोई एक्सटर्नल वर्क या एक्सटर्नल एनर्जी लगाए बिना खुद ब खुद हीट कोल्डर से हॉटर बॉडी में नहीं जा सकती, लेकिन हमारे इस केस में तो जा रही है। इसका मतलब कि हमारा ये केस ही गलत है। और हमारा केस क्या था, हमारा केस ये था, हमने अज्यूम किया था ना कि एफिशिएंसी ऑफ आई इज़ मोर देन एफिशिएंसी ऑफ आर, विच मीन्स कि हमने ये जो केस अज्यूम किया था वो गलत है, विच मीन्स कि ये सही है कि एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन इज़ ऑलवेज लेस देन एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन। मतलब कि कोई भी ऐसा इंजन नहीं होगा जिसकी एफिशिएंसी जिसकी एनर्जी रिवर्सिबल इंजन से ज़्यादा हो। तो हमारा ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो प्रूफ हुआ, यही था ना हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए आपको यही करना पड़ेगा, जैसे हमने दो इंजिन्स कंसिडर किए आई और आर, उसकी जगह एक रिवर्सिबल एक इरिवर्सिबल, उसकी जगह पे आप ये दो रिवर्सिबल इंजन 1 और 2 सपोज करो, यहाँ पे दो इंजन सपोज करो R1 और R2, दोनों ही रिवर्सिबल है, ठीक है। अब आप ये अज्यूम करो कि एक की एफिशिएंसी दूसरे से ज़्यादा है, अज्यूम करो, और फिर ये पूरा प्रोसीजर करो, ये सेम प्रोसीजर, तो आपको यही चीज़ वापस मिलेगी कि एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द सिस्टम इज़ 0। तो आप फिर से यही बोलोगे कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई एक दूसरे से ज़्यादा हो, विच मीन्स कि हमारा अजम्पशन गलत है, विच मीन्स कि सारे रिवर्सिबल इंजिन्स जो सेम टेम्परेचर के बीच काम कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी सेम रहेगी। और आप इस फॉर्मूला से तो समझ ही गए होंगे, आपके पास दो इंजन हैं R1 और R2, ठीक है, दोनों ही T1 T2 पे काम कर रहे हैं, तो R1 का क्या होगा एफिशिएंसी 1 माइनस T2/T1, और R2 का क्या होगा, R2 की एफिशिएंसी क्या होगी, R2 भी T2 और T1 पे काम कर रहे हैं। तो सारे जो रिवर्सिबल इंजन हैं जो सेम टेम्परेचर के बीच काम कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी सेम रहेगी। अब एंट्रोपी क्या है, आपने 12th स्टैंडर्ड में एंट्रोपी स्टडी किया होगा। एंट्रोपी अब देखो आइसोथर्मल प्रोसेस कब होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस तब होता है जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। वैसे ही आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, वैसे ही एडियाबैटिक प्रोसेस में
एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। ये दिमाग में रखना कि आइसोथर्मल प्रोसेस के वक्त आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, और एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान आपका एंट्रोपी कांस्टेंट रहता है। और एंट्रोपी क्या है ये आप सबको पता है, हमने 12th स्टैंडर्ड में किया हुआ। नाउ चेंज इन एंट्रोपी, आप दो एडियाबैटिक कंसिडर कीजिए, एल और एम, ये एडियाबैटिक्स है। एडियाबैटिक्स मतलब कि एडियाबैटिक क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें आपका क्यू हीट कांस्टेंट रहता है, और आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? जिसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो आप दो एडियाबैटिक्स ले लो, एल और एम, ठीक है, और उसके साथ ले लो आप 3 आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब सेम टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल, ये आइसोथर्मल है, ये आइसोथर्मल का टेम्परेचर है T1, इस आइसोथर्मल का टेम्परेचर है T2, और इस आइसोथर्मल का टेम्परेचर है T3। अब इनके कॉम्बिनेशन से आपके 2 कार्नोट साइकिल बनेगी, एक ABCD और एक CDEF, कुछ इस तरह से। अब आपको पता है एफिशिएंसी क्या है? Q1 माइनस Q2 बाई Q1। अब आप सबसे पहले ABCD देखिए, ABCD कार्नोट साइकिल, इसमें Q1 हीट एब्जॉर्ब हो रही है सोर्स से और Q2 हीट रिजेक्ट हो रही है सिंक को। तो एफिशिएंसी आपको पता है, एफिशिएंसी है Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q1, एंड एफिशिएंसी इज ऑल्सो इज इक्वल टू T1 माइनस T2 बाई T1। ये हमने लास्ट लेक्चर में किया हुआ है। तो अब इन दोनों को आप इक्वेट करो तो 1 माइनस, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस Q2 बाई Q1, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस T2 बाई T1। तो Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू T2 बाई T1, या फिर आप T2 को इस तरफ ले जाओ तो Q2 बाई T2 इज इक्वल टू Q1 को ऊपर ले जाओ तो Q1 बाई T1। इस इक्वेशन को मैंने इस तरह लिखा। तो आप ये देखो Q1 बाई T1 इज इक्वल टू Q2 बाई T2। अब आप ये वाले आइसोथर्मल में जाइए, ये वाला आइसोथर्मल में क्या हो रहा है कि Q2 जितनी हीट वो सोर्स से ले रहा है और Q3 जितनी हीट वो सिंक को रिजेक्ट कर रहा है। मतलब इस केस में एफिशिएंसी कैसी होगी? Q2 माइनस Q3 बाई Q2, है ना। और टेम्परेचर के केस में हम क्या कह सकते हैं? T2 माइनस T3 बाई T2, है ना। मतलब कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 1 माइनस T3 बाई T2, और इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 1 माइनस Q3 बाई Q2। मतलब T3 बाई T2 इज इक्वल टू, ये इक्वल टू है, देखो T3 बाई T2 इज इक्वल टू Q3 बाई Q2। T3 बाई T2 इज इक्वल टू Q3 बाई Q2। अब आप Q2 को इस तरफ ले जाइए और T3 को इस तरफ ले आइए, तो Q2 बाई T2 इज इक्वल टू Q3 बाई T3। ये रहा आपका, देखो Q2 बाई T2 इज इक्वल टू Q3 बाई T3। अब आप इन दोनों को कंपेयर करो तो Q1 बाई T1 इज इक्वल टू Q2 बाई T2 इज इक्वल टू Q3 बाई T3, और इसी तरह से आप Q4 बाई T4 एंड सो ऑन आप लिख सकते हो, और सब के सब सेम होंगे, उसको हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं। ओके, तो आप क्या कह सकते हो कि Q बाई T हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। Q क्या है? Q है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड एट टेम्परेचर T। Q है आपका कि कितनी हीट एब्जॉर्ब या रिजेक्ट हो रही है, और T आपका टेम्परेचर है। सो Q बाई T इज कांस्टेंट। अब अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रही हो
तो हम क्यू की जगह डेल क्यू लिखेंगे कि चेंज इन हीट करके। तो डेल क्यू बाय डेल टी इज डेल क्यू बाय टी इज कांस्टेंट। डेल क्यू क्या है? स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड। ये चीज़ है, क्यू की जगह डेल क्यू लिखा है क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हीट इज गेटिंग एब्जॉर्ब। अब ये जो कांस्टेंट है ना डेल क्यू बाई टी, इसे हम चेंज इन एंट्रोपी कहेंगे। चेंज इन एंट्रोपी, चेंज है मतलब चेंज को हम डेल्टा से सिमिलाइज करते हैं, डेल्टा या फिर डेल्टा, इस तरह से हम चेंज को डिनोट करते हैं। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल एस क्यू बाय टी। अब डेल्टा एस है मतलब कि आप उसको डी एस भी ले सकते हो। उसमें से हमें एस फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगी, इसको इंटीग्रेट करूँगी। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ फ्रॉम ए टू बी तो आपको एस मिलेगा ना टोटल। तो ये किया मैंने, इन दोनों को इंटीग्रेट किया, ठीक है। इसको आपने इंटीग्रेट किया तो एस बी माइनस एस ए आएगा। इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एस ए से एस बी, तो एस बी माइनस एस ए। तो ये आपका चेंज इन एंट्रोपी है, एस बी माइनस एस ए। एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी पता है क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज द वन whose magnitude is additive for subsystems, and intensive property क्या है? It is a property whose magnitude is independent of the size of system. अब intensive properties का एग्जाम्पल दूँ तो टेम्परेचर। अब आप एक रूम ले लो, ठीक है, रूम का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। अब आप रूम को आधे में बांट दो। एक इंसान रूम के यहाँ पे खड़ा है और दूसरा इंसान रूम में यहाँ पे खड़ा है। तो आपने रूम को आधे में बांट दिया, रूम की साइज आधी कर दी, तो क्या टेम्परेचर आधा होगा कि पर्सन ए को 12.5 डिग्री महसूस हो रहा है, पर्सन बी को 12.5 डिग्री महसूस हो रहा है? ऐसा नहीं होता। साइज़ जो भी हो आपके सिस्टम की, उसको आप आधा करो, 1/4 में काटो, कितना भी काटो, आपका टेम्परेचर सेम रहता है। बी को भी 25 डिग्री फील होगा, ए को भी 25 डिग्री फील होगा। मतलब कि ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि जिसका मैग्नीट्यूड साइज़ पे डिपेंड नहीं करता कि आपका रूम छोटा है, बड़ा है, कैसा है। इससे आप इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहोगे। टेम्परेचर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टी जो डिवाइड हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ रूम है और उसको हमने 4 पोर्शन में डिवाइड किया। इस पोर्शन में एंट्रोपी S1, इसमें S2, इसमें S3 और इसमें S4। चारों अलग अलग एंट्रोपीज होंगी और टोटल एंट्रोपी कितनी होगी? इट्स एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी whose magnitude is additive of subsystems। जितने सबसिस्टम्स हैं उन सब का अलग अलग आप ऐड करो तो आपको टोटल एंट्रोपी मिलती है। तो ये फ़र्क है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में। यूनिट ऑफ एंट्रोपी इज जूल पर केल्विन। ऐसा यूनिट इज जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन भी बोल सकते हो, जूल पर डिग्री केल्विन, या फिर ऐसा यूनिट तो यही है, जूल पर केल्विन। किलो कैलोरीज पर केल्विन भी आप मेजर कर सकते हो। चेंज ऑफ एंट्रोपी इन एडियाबैटिक प्रोसेस। अब हमने स्टार्ट ही यहाँ से किया था कि एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एंट्रोपी एडियाबैटिक प्रोसेस में कांस्टेंट रहती है, ये हम प्रूव करते हैं कि हाँ इंडीड वो ऐसा होता है। अब
एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज मतलब चेंज इन एंट्रोपी मतलब डेल्टा एस। एंट्रोपी बोलूँ तो एस लिखना और चेंज इन एंट्रोपी मतलब डेल्टा एस। तो चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी। अब डेल्टा क्यू क्या है? डेल्टा क्यू है चेंज इन हीट। अब एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें हीट कांस्टेंट रहती है, देयर इज़ नो चेंज इन हीट। चेंज इन हीट ही नहीं है तो डेल्टा क्यू ज़ीरो होगा, देयर इज़ नो चेंज इन हीट। डेल्टा क्यू इज़ ज़ीरो तो डेल्टा एस भी ज़ीरो हो जाएगा। डेल्टा एस इज इक्वल टू ज़ीरो मतलब कि क्या? एंट्रोपी चेंज ज़ीरो है, देयर इज़ नो चेंज इन एंट्रोपी मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट रह रही है। देयर इज़ नो चेंज ऑफ एंट्रोपी ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस और एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। अब हम कार्नोट साइकिल जो है उससे हम उसमें हम देखेंगे कि एंट्रोपी किस तरह से चेंज हो रही है। तो अब हमारा ये कार्नोट साइकिल है, उसमें ए टू बी ये क्या था? हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर ये था एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये फिर से ये आया आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन और ये है आइसोथर्मल एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। ये आप देख लो, नाम देख लो सिर्फ ऊपर कि कौन सा प्रोसेस क्या है। एक बार आप ये थियोरी स्टार्ट करने से पहले एक बार ये वाली पूरी रिवाइज कर लो, कार्नोट साइकिल ये पूरा रिवाइज कर लो अभी जो मैंने थियोरी करवाई वो करने से पहले, वरना आप कंफ्यूज रहोगे। चलो, तो अब ए बी क्या है आपका? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में क्या होता है? एक्सपेंशन में आपका वर्किंग सब्सटेंस जो है वो हीट को एब्सॉर्ब करता है, ठीक है। सो लेट Q1 बी द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय वर्किंग सब्सटेंस इन गोइंग फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी। तो आपका एक्सपेंशन में आपको पता है वर्किंग सब्सटेंस हीट को एब्सॉर्ब करता है। तो आपका जो चेंज इन एंट्रोपी है, आपको पता है चेंज इन एंट्रोपी ये फॉर्मूला जो है इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। तो अब ये जो डी क्यू है वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा? चेंज इन हीट पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, आपका वर्किंग सब्सटेंस हीट को ले रहा है, उसको हीट मिल रही है, तो वो पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद adiabatic expansion BC. In going from state B to C, there is no change in entropy of working substance, but the temperature falls from T1 to T2 due to expansion. अब BC क्या है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी ज़ीरो। एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, मतलब चेंज इन एंट्रोपी इज ज़ीरो, देयर इज नो चेंज ऑफ एंट्रोपी, चेंज ऑफ एंट्रोपी इज ज़ीरो, ये मैंने लिखा। नाउ आइसोथर्मल कंप्रेशन CD, ये आपका है आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होता है कि आपका कंप्रेशन के वक्त कि आपका वर्किंग सब्सटेंस Q2 हीट को रिजेक्ट करता है, T2 को सिंक को दे देता है ना। वर्किंग सब्सटेंस रिजेक्ट्स हीट Q2 टू
सिंक एट टेम्परेचर T2, मतलब वर्किंग सब्सटेंस Q2 हीट खो रहा है, मतलब the entropy of working substance decreases and change in entropy is given by this। तो आपका चेंज इन तो ये देखो मैंने Q2/T2 में माइनस लगा दिया। उसके बाद क्या बचा, ये वाला पोर्शन, ये क्या है आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब एडियाबैटिक प्रोसेस है तो चेंज इन तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, एंट्रोपी कांस्टेंट मतलब चेंज इन एंट्रोपी इज 0। Now, thus the net gain in entropy of working substance is, अब पूरा का पूरा साइकिल ABCDA इस तरह से पूरा का पूरा साइकिल लो तो पूरे के पूरे कार्नोट साइकिल का एंट्रोपी चेंज क्या होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, A से B, फिर B से C, फिर C से D, फिर D से वापस से, इन सबको ऐड करोगे तो आपको पूरी साइकिल का मिलेगा। अब इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड करोगे तो आपको टोटल गेन मिलेगा। टोटल गेन ओवर द होल साइकिल, पूरी साइकिल है इसलिए मैंने इधर इंटीग्रेशन में ऐसे सर्कल किया है। ऑफ ds इज इक्वल टू, इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करोगे तो आपको दिखेगा कि B2C और ये दोनों ज़ीरो है, बचेगा क्या, सिर्फ ये, और ये कितना है इंटीग्रेशन A to B ds Q1/T1, और ये कितना है Q2/T2। ये इक्वेशन लिख दिया मैंने यहाँ पे। बट फॉर रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल्स, अब हमने ऊपर क्या प्रूव किया, Q1/T1 इज इक्वल टू Q2/T2, है ना, Q1/T1 इज इक्वल टू Q2/T2। वो क्या थी, रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल थी। तो रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल के लिए Q1/T1 इज इक्वल टू Q2/T2, तो Q1/T1 माइनस Q2/T2 इज 0, सो दिस विल बी 0, ये 0 होगा, विच मीन्स कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस में, इन अ साइकिल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड और रिमेन्स कांस्टेंट। In other words, the total change of in entropy is always 0। रिवर्सिबल प्रोसेस में, कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस हो उसमें टोटल चेंज इन एंट्रोपी इज ऑलवेज 0, एंट्रोपी हमेशा कांस्टेंट रहती है, अनचेंज्ड रहती है। Now, 5.5 प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। अब लेट अस कंसिडर एन इंजन परफॉर्मिंग इरिवर्सिबल साइकिल ऑफ चेंजेस। अब हमने देखा कि रिवर्सिबल में क्या होता है, रिवर्सिबल में एंट्रोपी हमेशा कांस्टेंट रहती है, रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी हमेशा कांस्टेंट रहती है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, आप एक इरिवर्सिबल मशीन कंसिडर करो जिसकी एफिशिएंसी है ईटा डैश, और वो क्या होगी 1 माइनस Q2/Q1, इसकी एफिशिएंसी रहेगी। अब आप एक रिवर्सिबल इंजन कंसिडर करो, रिवर्सिबल इंजन, ये आपका इरिवर्सिबल इंजन था ईटा डैश वाला, ये इरिवर्सिबल इंजन था, ठीक है, इरिवर्सिबल इंजन जिसकी एफिशिएंसी ईटा डैश, और एक आप रिवर्सिबल इंजन कंसिडर करो जो कि जिसकी की एफिशिएंसी है ईटा, तो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1, ये आपको पता है। अब कार्नोट का आपको फर्स्ट थियरम याद करो, कार्नोट थ्योरम का फर्स्ट स्टेटमेंट, कार्नोट थ्योरम का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, कहीं लिख लेना आप नोट्स में, कि इरिवर्सिबल इंजन का
एफिशिएंसी हमेशा रिवर्सिबल वाले से तो कम ही होगा। हमारे केस में इरिवर्सिबल को ईटा डैश नाम दिया है, तो ईटा डैश इज लेस देन ईटा। तो ये है ईटा डैश लेस देन ईटा। तो ईटा डैश की वैल्यू है हमारे पास और ईटा की वैल्यू है। आप इसको कंपेयर करो, फिर आप सिंप्लीफाई करो, तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा, Q2/T2 minus Q1/T1 is more than 0, which means कि Q2/T2 is more than Q1/T1। अब हमारा ये इरिवर्सिबल में हो रहा है, रिवर्सिबल में क्या था, Q1/T1 is equal to Q2/T2। मतलब इस केस में एंट्रोपी कांस्टेंट थी, ये दोनों सेम है, देखो, विच मीन्स एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी पहले भी और बाद में भी। अब इसमें क्या है कि प्रोसेस से पहले अगर ये है, प्रोसेस के बाद ये है, तो प्रोसेस मतलब क्या हो रहा है कि S2 इज़ मोर देन S1, मतलब कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है। क्या हो रहा है कि सोर्स लूजेज एंट्रोपी बाय अमाउंट Q1/T1 एंड सिंक गेन्स एंट्रोपी बाय Q2/T2। So the net change in entropy is Q2/T2 minus Q1/T1, that is positive, which means कि there is an increase in entropy of system during irreversible process। irreversible process के दौरान हमेशा irreversible process के दौरान हमेशा आपकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी। रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान आपकी एंट्रोपी चेंज नहीं होगी, एंट्रोपी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी और इरिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। All natural processes taking place in universe are irreversible. It means that entropy of universe increases। जितने भी सारे प्रोसेस हैं नेचर में, वो सारे इरिवर्सिबल हैं। नेचर में जितने प्रोसेस हो रहे हैं वो सारे इरिवर्सिबल हैं, विच मीन्स कि यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ ही रही है। चेंज ऑफ एंट्रोपी इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब आपको इसमें 3 प्रोसेस दिए हैं, 3 इरिवर्सिबल प्रोसेस दिए हैं और आपको इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है कि एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है कि ऐसा कोई भी इन तीनों में से ऐसा कोई भी प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है जिसमें एंट्रोपी घट रही हो। The process in which there is a possibility of decrease in entropy cannot take place। कोई भी प्रोसेस में एंट्रोपी घटती नहीं है, या तो रिवर्सिबल होगा तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी और इरिवर्सिबल रहेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी। ठीक है, इन तीनों प्रोसेस की बात करें तो नाउ द TS डायग्राम। ये आपकी कार्नोट साइकिल है। कार्नोट साइकिल क्या है, P वर्सेस V का डायग्राम, कार्नोट साइकिल। अब हम इसी साइकिल को T वर्सेस S पे ड्रॉ करेंगे। T वर्सेस S पे ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, A B
ये आपका आइसोथर्मल ए बी टेम्परेचर T1 पे, फिर बी सी क्या है आपका एडियाबैटिक एक्सपांशन, तो ये है आपका एडियाबैटिक एक्सपांशन। सी डी क्या है आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये सी डी आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन। और डी ए क्या है आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन, तो ये है आपका डी ए एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब आइसोथर्मल एक्सपांशन में क्या होगा, आपका वर्किंग सब्सटेंस जो है वो सिंक से Q1 हीट लेगा, Q1 हीट गेन करेगा। तो S2 माइनस, अब पहले स्टेट ए पे था, अब स्टेट बी के पास है। अब स्टेट ए में T1 है इसका टेम्परेचर, और एंट्रोपी क्या है S1। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आपका पॉइंट बी पे टेम्परेचर तो T1 रहेगा क्योंकि सेम आइसोथर्मल है, सेम T1 सेम आइसोथर्मल है, लेकिन ये चेंज होगा S2। तो इन दोनों बीच के बीच जो चेंज है वो कितना आया, चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस इज इक्वल टू S2/S1। डेल्टा एस क्या है Q1, क्योंकि Q1 जितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है डिवाइडेड बाय T1, क्योंकि टेम्परेचर T1 पे काम चल रहा है। तो S2 माइनस S1 इज इक्वल टू Q1/T1। अब बी सी क्या है, बी सी आपका एडियाबैटिक एक्सपांशन है। एडियाबैटिक प्रोसेस में चेंज ऑफ एंट्रोपी हमेशा ज़ीरो रहती है, एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। तो देर इज़ नो चेंज इन एंट्रोपी, तो आपको इसको कंसिडर ना मत करो। अब सी टू डी जाने पे आप देखो सी डी क्या है आइसोथर्मल कंप्रेशन, मतलब कि हीट आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या हो रहा है कि आपकी हीट रिजेक्ट हो रही है, हीट इज रिजेक्टेड टू योर सिंक। हीट रिजेक्ट हो रही है मतलब -Q2 लिखोगे, -Q2 जितनी हीट रिजेक्ट हो रही है। और कौन से टेम्परेचर पे हो रही है रिजेक्ट, T2। अब ये पॉइंट क्या है आपका S1, ये पॉइंट क्या है S2, ये पॉइंट क्या है T2, और ये पॉइंट क्या है T1। ये आप ड्रॉ कर लो कहीं पे। तो C से D जाते हुए आपका C से D जाते हुए आपका एंट्रोपी चेंज क्या हो रहा है, डेल्टा एस इज इक्वल टू S2 माइनस S1। मतलब S2 माइनस S1 है कितना, यहाँ पे देखो -Q2/T2, -Q2/T2। अब एक्चुअली इसने ना लॉस इन एंट्रोपी ही लिख दिया। लॉस इन एंट्रोपी मतलब अगर ये कोई आप Q2 बोलते हो तो लॉस इन Q2 कैसे कहोगे, -Q2। अगर आपके पास अगर आपकी हीट है Q2 तो आपको कहना है कि Q2 इज हीट इज गेटिंग लॉस्ट। अगर Q2 जा रही है, Q2 लूज हो रही है, तो आप उसको क्या कहोगे -Q2, इस तरह से बोलोगे, है ना। पर हम लॉस वर्ड पहले ही यूज़ कर देते हैं, तो हम -Q2। अब देखो हीट इज़ -Q2, अगर आप ऐसा बोलोगे इसका मतलब क्या कि देयर इज़ अ लॉस ऑफ हीट Q2। अब अगर इन्होंने क्या किया पता है, इंग्लिश में लॉस ही लिख दिया, लॉस लिख ही दिया कि लॉस है। तो आप Q2 वो माइनस आप मत कंसिडर करो, तो S2 माइनस S1 इज इक्वल टू Q2/T2।
देयरफॉर फ्रॉम द इक्वेशन 5.7 एंड 5.8, तो अब इसमें आप क्या करो, Q1 ऑफ सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ और T1 को इधर ले जाओ, तो आपका Q1 कुछ ऐसा आएगा। इसमें आप क्या करो, T2 को इधर ले जाओ और Q2 को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ, कुछ ऐसा आएगा। अब इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों इक्वेशन को, तो कुछ ऐसा आएगा। अब ये Q1 माइनस Q2 क्या है, वर्क डन है, तो वर्क Q1 माइनस Q2 इज द एक्सटर्नल वर्क डन इन द साइकिल। और अब ये क्या है, T1 माइनस T2 और S2 माइनस S1। देखो अब इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, एरिया होगा AD इंटू DC, मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना एरिया रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसकी लेंथ क्या है, लेंथ देखो, लेंथ है DC, मतलब ये, मतलब कि T, अब इसकी लेंथ, अब इस पॉइंट पे एंट्रोपी क्या है S1 और इस पॉइंट पे एंट्रोपी क्या है S2, तो ये DC क्या होगा, DC इज S2 माइनस S1। अब ये हो गया आपका DC, T2 माइनस T1। अब ब्रेड्थ क्या है आपकी, ब्रेड्थ AD, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है T1 और यहाँ पे क्या है T2, तो आपका ये जो है AD वो कितना है, AD इज इक्वल टू T1 माइनस T2, तो यहाँ पे लिख दो ओ, यहाँ पे S1 माइनस S2 रहेगा ना, S1 माइनस S2 माइनस S1, DC मतलब S2 माइनस S1 है, और AD क्या है T1 माइनस T2। आपके पास DC और AD दोनों है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, S2 माइनस S1 इंटू T1 माइनस T2, तो T1 माइनस T2 इंटू S2 माइनस S1 क्या है वो, इट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑन TS डायग्राम, विच मीन्स कि ये क्या था वर्क डन, और ये क्या है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो वर्क डन, so the area of rectangle on TS diagram represents the work done in reversible Carnot cycle। अब आपको पता है एफिशिएंसी इंजन की क्या होती है, Q1 माइनस Q2 बाय Q1। अब Q1 माइनस Q2 की जगह पे आप ये सब्सटीट्यूट करो और Q1 की जगह पे देखो Q1 भी दिया है ये रहा, तो आपका कुछ ऐसा आएगा एफिशिएंसी, और उसको आप सिंप्लीफाई करो। इस इक्वेशन से तो आप काफ़ी फैमिलियर हो।